ये स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रैक्शन ऑफ फोनॉन्स। फोनॉन्स का इंटरेक्शन, सबसे पहला हम फोनॉन और न्यूट्रॉन का इंटरेक्शन देखेंगे। ठीक है, तो फोनॉन और न्यूट्रॉन का जब इंटरेक्शन होता है तो एक न्यूट्रॉन जो है वो क्रिस्टल लैटिस के एक्सपीरियंस को, एक न्यूट्रॉन जो है वो क्रिस्टल लैटिस के एग्जिस्टेंस को एक्सपीरियंस करता है लैटिस के अंदर जो एटम्स है उसके न्यूक्लियस के साथ में। ठीक है, तो किसी भी पार्टिकल के क्रिस्टल से अगर इलास्टिक स्कैटरिंग होगी, कोई पार्टिकल है जिसका क्रिस्टल के साथ क्या होगा, इलास्टिक स्कैटरिंग, तो उसके लिए दो कंडीशन आपको ज़रूरत पड़ती है। जो पहली कंडीशन है वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, पहला हो गया। दूसरा जो कंडीशन है आपका वो ये है कि एक न्यूट्रॉन है आपके पास जिसका इनिशियल वेव वेक्टर अगर KI है तो वो फाइनल वेव वेक्टर KF में स्कैटर होना चाहिए। यदि आपका जो फोनॉन है उसका न्यूट्रॉन के साथ में इलास्टिक स्कैटरिंग होता है, ठीक है, ये दोनों का इलास्टिक स्कैटरिंग मतलब कि जो भी इंसिडेंट होगा और जो रिफ्लेक्टेड या स्कैटर्ड होगा वो दोनों सेम होंगे, तो हम इलास्टिक कहते हैं। ठीक है ना, तो वेव वेक्टर Q और फ्रीक्वेंसी ओमेगा Q का फोनॉन जो है वो क्रिएट होगा और या फिर एनिहिलेट होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसकी ओमेगा Q होगी, वेव वेक्टर इसकी Q होगी, किसकी, जो भी हमारे को फोनॉन मिलेगा, या हम H क्रॉस ओमेगा Q इज इक्वल्स टू H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2mn मॉड KF स्क्वायर माइनस KI स्क्वायर, इस तरह से इसका एक्सप्रेशन दे सकते हैं, जहाँ पे H क्रॉस ओमेगा Q जो है ये एनर्जी है, किसका एनर्जी है, फोनॉन का एनर्जी है, और ये जो mn है ये न्यूट्रॉन का मास है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं, ये पहला फोनॉन और न्यूट्रॉन का इंटरेक्शन था। ठीक है, दूसरा हम आते हैं फोनॉन और फोनॉन का इंटरेक्शन। एक फोनॉन दूसरे फोनॉन के साथ जब इंटरेक्ट करेगा तब क्या होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास सॉलिड का एक सिंपल सा मॉडल है जिसमें जो नेबरिंग एटम है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, ऐसे इंटरेक्ट करते हैं एज इफ ये दोनों एक दूसरे से एक स्प्रिंग से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो जब सॉलिड को हम हीट करते हैं, इसको जब हम हीट देते हैं तो जो हीट एनर्जी है वो स्प्रिंग के इलास्टिक एनर्जी के रूप में अपीयर होती है। ठीक, यदि आपका जो स्प्रिंग है उसका डिस्प्लेसमेंट x होगा और वो स्मॉल होगा, ज़रा सा होगा, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम U इज इक्वल्स टू अल्फा x स्क्वायर से एक्सप्रेस करेंगे। तो दो ऑसिलेटिंग एटम बहुत वीकली, बहुत हल्के से इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ में। जब टेम्परेचर आपका कम होगा, लो टेम्परेचर की हम अगर बात कर रहे हैं, तो जो फोनॉन है इनका आपस में, दो फोनॉन का आपस में जो इंटरेक्शन होगा वो नहीं के बराबर होगा, वो नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, हाई टेम्परेचर में जब टेम्परेचर हमारा हाई हो जाएगा तो एटॉमिक डिस्प्लेसमेंट जो है वो लार्ज हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो जाएगा, तो जो दो वेव्स हैं एक्चुअली होगा क्या, तब एनहार्मोनिक टर्म यहाँ पर आने लग जाएगा, बहुत अच्छे से आएगा, एप्रिशिएबल रूप में आएगा एक एनहार्मोनिक टर्म। ठीक है, और दो वेव्स यानी दो ऑसिलेटिंग एटम्स हम कह सकते हैं, दो वेव्स भी कह सकते हैं, या हम इसे क्या कह सकते हैं, दो ऐसे एटम्स जो ऑसिलेट कर रहे हैं, दो ऑसिलेटिंग एटम्स ये इंटरेक्ट कर सकते हैं और उनकी एनर्जी का कुछ हिस्सा एक वेव में कन्वर्ट होगा जिसका वेव वेक्टर और फ्रीक्वेंसी बिल्कुल अलग होगा। तो जो वो छोटा क्वांटम है जिसे हर एक वेव से हम रिमूव कर सकते हैं तीसरा बनाने के लिए वो फोनॉन होगा, वो छोटा क्वांटम फोनॉन होगा। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि दो फोनॉन हमारे कंबाइन हो रहे हैं और दो फोनॉन कंबाइन होकर के तीसरा फोनॉन प्रोड्यूस कर रहे हैं।
तो दो फोनॉन के कम्बिनेशन के लिए फिर हम कंजर्वेशन लॉज लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लॉ लगाएंगे हम, वही पहला लॉ हमारा यही कि जो आपका एनर्जी है वो कंजर्व होना चाहिए, एनर्जी का कंजर्वेशन होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो h क्रॉस ओमेगा 1 प्लस h क्रॉस ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू h क्रॉस ओमेगा 3। और दूसरा लॉ हम लगाएंगे कि जो वेव वेक्टर है वो भी कंजर्व्ड होगा, यानी k1 प्लस k2 इज इक्वल्स टू k3 होगा, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर में स्ट्रॉन्ग फोनॉन फोनॉन इंट्रैक्शन होगा, जिससे पोटेंशियल एनर्जी में एक एन हार्मोनिक टर्म आएगा, हम उसको लिखेंगे अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स क्यूब। इसे एन हार्मोनिक मॉडल कहते हैं और ये थर्मल एक्सपेंशन को बताने में काम आता है, ठीक है। फोनॉन फोनॉन इंट्रैक्शन जो है वो सॉलिड में थर्मल एक्सपेंशन के लिए जिम्मेदार होता है। तीसरा इंट्रैक्शन है आपका इलेक्ट्रॉन फोनॉन इंट्रैक्शन। एक परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो बड़ी आसानी से मूव करता है, प्रोपगेट करता है बिना रुके, ठीक है। एटम के थर्मल वाइब्रेशन से एटम अगर वाइब्रेट करता है तो जो पीरियोडिसिटी होती है क्रिस्टल में वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, पूरी तरह से वो ख़त्म हो जाती है। पीरियोडिसिटी से डेविएशन की ही वजह से जो इलेक्ट्रॉन वेव होता है वो या तो स्कैटर होता है या फिर रिफ्लेक्ट हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वाइब्रेटिंग एटम से इंटरेक्ट करता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन फोटोन या इसे हम इलेक्ट्रॉन लैटिस इंटरेक्शन कहते हैं। और प्योर मेटल्स में इसी इंटरेक्शन से रेजिस्टिविटी निकालते हैं। अभी हमने क्या कहा था, इसके पहले वाले में फोनॉन फोनॉन इंटरेक्शन जब था उससे हम थर्मल एक्सपेंशन निकालते थे, इस वाले से हम लोग क्या निकालते हैं, रेजिस्टिविटी निकालते हैं इलेक्ट्रॉन फोनॉन के इंटरेक्शन से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट हो उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।